जय हिंद। देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैथ न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया मैथ न्यूज़ चैनल नहीं है, ये पत्रकारों का एक समूह है। यहाँ किसी प्रकार की कोई एंकरिंग नहीं है और इस चैनल में आपको न्यूज़ कम व्यूज़ ज़्यादा तथ्यों के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत अनुभवी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर प्रदीप माथुर, जिनको मीडिया जगत में मीडिया गुरु के नाम से जाना जाता है। वे एक इतिहासकार हैं, अच्छे लेखक हैं और अपने दिनों में ये पार्लियामेंट भी कवर करते रहे, तो भारत की राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अ, चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और जो आज का दिन है वो इस चर्चा से जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन है। सीधा रुख करता हूँ अपने आज के अतिथि की ओर, जो हमारे चैनल में हमारे विशेष रिक्वेस्ट को करा रहे हैं, प्रोफेसर प्रदीप माथुर। आज मेरा आपसे सिर्फ एक प्रश्न है। पहला, कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म हुआ, ये कब और किन परिस्थिति? देखिए, ऐसा है कि हमारी स्ट्रगल जो है, फ्रीडम स्ट्रगल अंग्रेज़ों के खिलाफ 90 साल चली। 1857 में, जैसे आप जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसको हम स्वतंत्रता के लिए पहला एक मानते हैं बड़ा। उसके बाद कांग्रेस का जन्म हुआ और कांग्रेस के जन्म में तमाम नेता आए, नरम दल, गरम दल की बात हुई, लोकमान्य तिलक और बाल लोकमान्य तिलक जैसे नेता थे उसमें, और भी तमाम थे। बंगाल में एक तमाम लीडर्स हुए। लेकिन हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, गांधी जी के आने से पहले तक जो है, वो एक खास उच्च मध्यम वर्ग का आंदोलन रहा। महात्मा गांधी के आने के बाद जब उनके हाथ हाथ में उसको आई, 1923 से हम लोगों का जो आंदोलन है वो एक जन आंदोलन बना। और उसके बाद जो है, ये कहना चाहिए, अंग्रेजों को सच में लगा कि भाई अब जो है इनको रोकना मुश्किल है। तमाम तरह के प्रयास हुए, अंग्रेजों ने कई तरह की बात करी, सुधार की बात करी और भी सब बात करी, लेकिन सब जो बातें हो गई। उसके बाद फिर 39 में, जैसे हम लोग सब जानते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में पहली लड़ाई शुरू हुई। और इंग्लैंड ने क्या किया, हमारे जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी लोग थे, उन्होंने क्या किया कि भारतीयों का पैसा, भारतीयों को पकड़ के उसमें युद्ध में ढकेलना शुरू किया। तमाम लोग जो है हमारे सैनिक गए उस युद्ध से, जिनका उनका कोई मतलब नहीं था, उसमें वो शहीद हुए। और जितने भी हमारे आर्थिक रिसोर्सेज थे, वो तो निचोड़-निचोड़ के उनकी लड़ाई में लगे। जब ये स्थिति देखी तो महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि भाई अंग्रेज़ों को भारत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये भारत का जैसे शोषण कर रहे हैं, इससे रास अभी नहीं बचेगा देश में कुछ। और बात होती रही, अंग्रेज़ इस बात को मानने वाले कब थे? तो उन्होंने अगस्त के दिन, आज के दिन, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो या क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको एकदम अंदर से दबाया। सब बड़े-बड़े नेताओं को महात्मा गांधी से लगा करके, जिसका भी नाम ले लीजिए आप, जो भी बड़ा नेता था, सबको उन्होंने जेल में डाला। लेकिन उसकी चिंगारी ऐसी निकली कि इट बिकेम ए मास मूवमेंट, जन आंदोलन हो गया वो। उस जन आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों की समझ में आया कि अब उनका हिंदुस्तान में वो अपना उपनिवेश बनाए रखना संभव नहीं। ये जो गांधी जी का करो या मरो का नारा था, इसका क्या? नहीं, इसमें गांधी जी ने कहा कि ये फाइनल स्ट्रगल है। ये फाइनल स्ट्रगल, अब इतने दिनों से हिंदुओं से बात करते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, तमाम चीज़ें हुई। आप समझिए, जलियांवाला बाग के बाद से जो है देश में आक्रोश का मौसम था। तमाम बड़े-बड़े जन आंदोलन हुए, अंग्रेज़ लोग बात भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई, कंक्लूसिव नहीं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो आप जानते हैं दूसरा भी काम किया। उन्होंने तो क्या करना चाहिए, मुस्लिम लीग को हवा दी, जिससे कि वो भारत का समाज विभाजित हो जाए, सब तरह के काम हुए। मैं इसमें दर्शकों की तरफ से एक ऐसा प्रश्न है कि इस आज़ादी की क्विट इंडिया मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने आह्वान किया, इसमें महिलाओं और छात्रों का भी कोई
इसमें सबका योग था। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जन आंदोलन बन गया और ये बड़े एग्रेसिव जन आंदोलन बना। और ये पहली बार अंग्रेज़ों को समझ में आया कि अब वो कुछ भी हो जाए, अब इतना ज़्यादा मासिव इसमें वो हो चुका है डिप्लॉयमेंट, लोग आने लगे हैं कि अब उनका भारत में रहना जो है संभव नहीं। इसी बीच में आप देखिए एक बड़ा ज़बरदस्त बात हुई, नौसेना की टुकड़ियों ने बगावत करी अंग्रेज़ों को, तो नेवल ब्यूटी से बहुत घबरा गए। अब उनकी समझ में आया कि उनके जो जिस सेना के दम पे वो हिंदुस्तान को दबाए हुए हैं, शासन कर रहे हैं, वही अब उनके साथ। ये जो अंग्रेज़ों ने आंदोलन को कुचलने की, दबाने की कोशिश की, उन्होंने कौन-कौन से तरीके अपनाए? नहीं, उनका तो वो सही से तरीके, उन्होंने क्या किया कि समाचार पत्रों में बैन लगाया, जितने नेता थे उनको सबको जेल में डाला, जो छोटे वर्कर्स थे उनको जेल में डाल के उनकी पिटाई-विटाई करी। ये जो करते हैं तानाशाह लोग, वही सब उन्होंने किया। ये इतिहास में जो है, इस आंदोलन का क्या महत्व? ऐसा तो बहुत बड़ा आंदोलन का महत्व है, क्योंकि ये जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसी से समझ में आ गया कि अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत में आखिरी आके अब वो सांसें गिन रहा है वक़्त, और सबको दिखाई देने लगा कि अब जो है सो द बहुत दूर नहीं है। 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन हुआ, आज़ादी जाके 47 में मिली। इन 5 वर्षों में अंग्रेज़ों की क्या नहीं, नहीं, इसमें इसमें देखिए इसमें और भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। एक अंग्रेज़ों ने एक अंतरिम सरकार बनाई बनाई, उसमें हाँ, उसमें तमाम भारतीय लोग आए, सत्र होने लगा। ये हुआ कि भई जैसे भी हो, क्या कहना चाहिए, आज़ादी की बातचीत शुरू हो गई। पूरी तरह से हो गया। चर्चिल साहब जो थे वो भारत को आज़ादी देने के खिलाफ थे, तो इसलिए थोड़े-से डिले हो रही थी। लेकिन जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुई और चर्चिल जो है सत्ता से बाहर गए, तो भारत को आज़ादी जो है तुरंत मिल गई। जैसा मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ, 1885 में कांग्रेस के साथ, अभी आपने कहा कि 1857 में पहली चिंगारी आज़ादी की फूटी या वहीं से हमारा आज़ादी के आंदोलन का इतिहास शुरू होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का क्या योगदान? नहीं देखिए साहब, ये आज़ादी की लड़ाई जो है, ये कांग्रेस से ही है। सरासर कांग्रेस ने ही किया। और जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है समझने की वो ये है कि महात्मा गांधी के आने से पहले आज़ादी की लड़ाई जो थी, ये पढ़े-लिखे मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग की डिमांड थी। वो अपने हिसाब से कर रहे थे। उसके भी बड़े माननीय नेता थे, तमाम थे, सब है। लेकिन तब तक ये जन आंदोलन नहीं बना था। 1919 में जैसा आप जानते हैं जलियांवाला बाग हुआ। उससे जो है जनता में आक्रोश हुआ। महात्मा गांधी ने के हाथ में जब वो देश के आंदोलन की बागडोर आई, तो महात्मा गांधी ने अब उसको एक क्या करना चाहिए, एक जन आंदोलन बना दिया और लोग जो है तमाम निकल पड़े। आप एक इतिहासकार भी रहे हैं। ये प्रश्न मेरे मन में अक्सर आता है कि कांग्रेस की स्थापना का नाम तो आता है कि एओ ह्यूम ने किया था 1885 में मुंबई में और हमारे पहले अध्यक्ष कलकत्ता के व्योमेश चंद्र चटर्जी हुए थे। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ब्रिटिश हुकूमत हमारे ऊपर शासन कर रही है और ब्रिटिश का ही आदमी एओ ह्यूम कांग्रेस की स्थापना किया और जो आगे चल करके पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। नहीं देखिए इसको आप मैं आप बताऊँ, इसको आप ऐसे ना समझें। जब कांग्रेस की स्थापना हुई, अंग्रेज़ों ने इसलिए किया कि 1857 में उनको पता लगा कि हिंदुस्तानियों में आक्रोश बहुत आ सकता है और बढ़ भी सकता है ये है। तो जो पूरी-पूरी उन्होंने बात करी वो इस हिसाब से करी कि मतलब ये जो आक्रोश है ये मैनेज रहे, मतलब कि ऐसा ना हो कि ये आक्रोश फिर एक इस तरह की वॉयलेंस में बदल जाए जैसे कि 1857 में हुआ। एक तो उसका ये एस्पेक्ट था। लेकिन अगर आप अंग्रेज़ों को थोड़ा क्रेडिट दें तो दूसरी बात ये है कि अंग्रेज़ी समाज का एक वर्ग जो है लिबरल था और डेमोक्रेसी में यकीन करता था। उसका ये मानना था कि ठीक है, हमने भारत में अपना उपनिवेश तो बना लिया है, लेकिन तब भी हमें भारतीयों की राय लेकर के भारत में ऐसा प्रशासन करना चाहिए जो उनका बहुत उत्पीड़न ना करे और इसके लिए आवश्यक है कि उनको साथ रखा जाए। तो ये जो ह्यूम साहब ने जो बनाई, जो कांग्रेस बनाई, वो कभी भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं थी। अंग्रेज़ी उपनिवेशवाद का उनके विरोध में नहीं थी। वो उपनिवेशवाद का एक समझिए उदार चेहरा। वैसे तो वो तो अपने को महासचिव का पद भी है। अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र जी को बनाया और अभी आप बार-बार 1857 कह रहे हैं तो मैं मंगल पांडे जी को नमन करना चाहता हूँ। उन्होंने ये आज़ादी की लड़ाई बंदूक उठाया और जो उनका अक्षरों में और याद में मैंने पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो मंगल पांडे ने जो डिप्लोमेटिक उत्तर दिया था कि अ
मेरी इच्छा आप पूरी तो नहीं कर पाओगे, लेकिन पूरी होगी ज़रूर। अब वो 1857 मात्र 7-8 दिनों के अंदर उनको फांसी दे दी गई और 1947 आज़ादी। तो ऐसा लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बिना हम आज़ादी की बात को अधूरी मान। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये वाली बात कि आज़ादी में किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, मुझको लगता है कि ये बात जो है एक बड़ा विवाद का मुद्दा है। आज़ादी की लड़ाई में सबने सहयोग किया, जो उनकी समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ख्याल था कि हम सेना बना के लड़ सकते हैं अंग्रेज़ों से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी के प्रति उनमें अपार आदर था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू को बहुत एप्रिशिएट करते थे। ये जो बताया जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी के डिफरेंसेस थे, ये सब बिल्कुल बेकार की बात है। लेकिन सुभाष बोस ने ये कहा कि हमारा रास्ता अलग है। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को लड़ने के लिए भारत को भी एक सैनिक शक्ति के रूप में उभरना पड़ेगा। दूसरा मैं समझता हूँ सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था कि जब तक भारत के नौजवान के अंदर एक सेंस ऑफ मिलिटेंसी नहीं आएगा, आक्रामकता नहीं आएगी, तब तक शायद अंग्रेज़ जीत नहीं। तो उनका भी एक योगदान है। भगत सिंह का है ही, आपको पता है सब है। तो कहने का मतलब ये कई तरह की धाराएँ चल रही। सबका एक ही काम था कि जो हम जो है क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। अब आप देखिए कवि और साहित्यकारों की बात देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी दद्दा का एक बहुत बड़ी कविता है, शायद आपने भी सुना होगा। महात्मा गांधी से उनका विरोध हुआ क्योंकि उस वक़्त अंग्रेज़ कुछ जो है भारत में रिफ़ॉर्म कर रहे थे, मिंटो मार्लो टाइप के बोल रहे थे। उन्होंने एक कविता लिखी, उसमें उन्होंने कहा गांधी को कि छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी, अब ये पापड़ नहीं बेलने, अब ये माला पड़े ना जपनी। तो वो भी एक वो था, एक तरह का उस स्वतंत्रता का जो सेंटीमेंट है वो ऐसा था कि हर एक आदमी के अंदर जो था उसका जज़्बा था। और उसकी समझिए उसका जो उसका इमोशनल आउटबर्स्ट था, वो कई तरह से होता था। तो ये कहना है कि इसी आदमी ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, इसने नहीं किया, मैं समझता हूँ ये बात थी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन हमें यह सिखाता है कि जब जनता जाग जाए, तो सरकारों की चूल्हे हिल जाती बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यह आंदोलन त्याग, संकल्प, संघर्ष की वह गाथा है, जिसे देश कभी भी भूल बिल नहीं सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी दर्शकों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए विचार के साथ, एक नए विषय से के साथ। हम आपका बार-बार अभिनंदन एवं स्वागत है। धन्यवाद।